अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मिड टर्म तो आप लोगों का हो गया है, लेकिन चेक अभी नहीं हुआ है। इंशाल्लाह 2-4 दिन में रिजल्ट आ जाएगा इंशाल्लाह। लास्ट क्लास में हम लोग जो काम कर रहे थे, वहीं से अगर मैं थोड़ा सा रिकॉल करूं, तो बेसिकली हम लोग ये देख रहे थे कि रेगुलर लैंग्वेजेस क्या होती हैं और उनको पहचानने का तरीका क्या है। और एक एल्गोरिथम हमने पढ़ा था, पंपिंग लेमा, जो कि नेगेटिविटी टेस्ट था, जो कि किसी भी लैंग्वेज की नेगेटिविटी को टेस्ट करता था कि आइदर वो नॉन रेगुलर है, हो सकती है या नहीं हो सकती। हमने इसकी कुछ एग्जाम्पल की थी और हमने इसको ख़त्म कर दिया था ऑलमोस्ट। अच्छा, आज का जो पहला पार्ट होगा सेशन का, वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल इन अ सेंस कि वो स्लाइड से थोड़ा सा मैं कवर करूंगा, और उसके बाद जो सेकंड पार्ट होगा वो हमारा पुश डाउन ऑटोमेटा है, पीडीए। पुश डाउन ऑटोमेटा का इंट्रोडक्शन हो जाएगा, एक दो क्वेश्चन हो जाएंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में भी पुश डाउन ऑटोमेटा ही चलेगा। तो पहला पार्ट जो है वो बेसिकली ये है कि रेगुलर लैंग्वेज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज का मतलब ये होता है कि आप उनको एल्गोरिथम भी कह सकते हैं अगर वो स्टैंडर्ड बन जाए। देखें, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया, हमेशा बताता हूँ, क्या रेगुलर लैंग्वेज दैट कैन बी डिफाइंड बाय अ रेगुलर एक्सप्रेशन, अ लैंग्वेज दैट कैन बी डिफाइंड बाय अ रेगुलर एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ रेगुलर लैंग्वेज। हर वो लैंग्वेज जो रेगुलर एक्सप्रेशन से डिफाइन की जा सकती है, बनाई जा सकती है, जनरेट की जा सकती है, वो कहलाती है, प्रेजेंट की जा सकती है, वो कहलाती है रेगुलर लैंग्वेज। इसी तरीके से रेगुलर लैंग्वेज वो है जिसको ऑटोमेटा से एक्सेप्ट किया जा सके। इसी तरह से रेगुलर लैंग्वेज वो होती है जिसको ऑटोमेटा से एक्सेप्ट किया जा सके। तो ये रेगुलर लैंग्वेज की प्रॉपर्टीज में क्या प्रॉपर्टीज हैं? पहली प्रॉपर्टी कहलाती है उसकी क्लोजर प्रॉपर्टी। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी? अभी देखो, इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं। डिसीजन प्रॉपर्टीज, द लैंग्वेज दैट कैन बी डिफाइंड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन एंड नॉन रेगुलर लैंग्वेज दैट इज पैलिंड्रोम और प्राइम, ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ आऊंगा। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम डिफाइन करेंगे, और वो क्या है वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। कुछ लोग और ज्वाइन कर लें तो फिर मैं स्टार्ट, मतलब इसकी प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करवाता हूँ। देखें, रेगुलर लैंग्वेज बेसिकली क्या है कि अगर कुछ लैंग्वेजेस रेगुलर है और उनके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करके, सर्टेन ऑपरेशन जो मैं भी बता रहा हूँ, कुछ एप्लीकेशंस परफॉर्म करके नई लैंग्वेज बनाई जाए, तो नई लैंग्वेज भी रेगुलर होती है। वो ऑपरेशन सारे नहीं, जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ वो। इफ सर्टेन लैंग्वेजेस आर रेगुलर, if certain languages are regular and a language L is formed from the application of some special operations, किन पे? जो ऑपरेशंस हो रहे हैं वो भी रेगुलर लैंग्वेजेस पे ही हो रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो आप ऑपरेशन कर रहे हैं, जो चेंजेस कर रहे हैं, जो एप्लीकेशन उस पे अप्लाई कर रहे हैं, वो सारे किस पे हो रहे हैं? रेगुलर लैंग्वेजेस पे ही हो रहे हैं। तो उनकी मदद से जो नई लैंग्वेजेस बनती हैं वो भी रेगुलर कहलाती हैं। तो वो क्या ऑपरेशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मेरा पॉइंट समझ में आ गया कि ऑपरेशन आप नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस पे नहीं कर रहे,
ऑपरेशंस भी आप रेगुलर लैंग्वेज पे कर रहे हैं। मेरा पॉइंट समझ में आ गया सबको? तो जो ऑपरेशंस आप कर रहे हैं उन ऑपरेशंस की मदद से लैंग्वेज में चेंजेस आएंगे। जब लैंग्वेज में चेंजेस आएंगे तो लैंग्वेज में चेंजेस आने के बाद भी वो रेगुलर ही रहेंगी। क्यों? क्योंकि आपने जो ऑपरेशंस किए हैं, जो चेंजेस किए हैं, वो रेगुलर लैंग्वेज में ही किए हैं। वो ऑपरेशंस कौन कौन से हो सकते हैं वो सुन लीजिए। मेरी बात समझ में आ गई सबके? बाकी सब मतलब वो सुना था ना आपने फिजिक्स में, मैट्रिक में, कि भाई दो वेक्टर्स से जो नया वेक्टर बनता है वो वेक्टर होता है। इस तरीके की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो यही डिस्कस कर रहे हैं कि दो लैंग्वेजेस होंगी, उन पे अगर ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो नई लैंग्वेज जो बनेगी वो भी रेगुलर होगी, एंड सो ऑन। देखें, सबसे पहली लैंग्वेज की प्रॉपर्टी कहलाती है यूनियन ऑफ टू रेगुलर लैंग्वेज इज रेगुलर। अगर दो रेगुलर लैंग्वेज को आपस में यूनियन करें तो उससे जो नई लैंग्वेज बनती है वो रेगुलर होती है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये क्लीन, ये सारे ना, ये जो आप पढ़ रहे हैं, ये क्लीन्स थ्योरम भी कहलाते हैं। ठीक है, अब मैं क्लीन्स थ्योरम को थोड़ा, मतलब ये क्लीन्स इनका नाम था, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये बंदा जो है इसके थ्योरम्स है क्लीन्स थ्योरम। क्लीन्स थ्योरम, यूनियन ऑफ टू रेगुलर लैंग्वेज इज रेगुलर। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ रेगुलर लैंग्वेज इज रेगुलर। किसी भी लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट जो होता है, कॉम्प्लीमेंट का बताया था ना आपको, प्राइम मतलब यूनिवर्सल लैंग्वेज माइनस लैंग्वेज, जब डीएफ में पढ़ा रहा था। इसी तरीके से तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि इंटरसेक्शन ऑफ अ टू रेगुलर लैंग्वेजेस आर रेगुलर। दो लैंग्वेजेस का, दो रेगुलर लैंग्वेजेस का इंटरसेक्शन भी रेगुलर होता है। इंटरसेक्शन से मुराद क्या होता है? वो कॉमन की जो हम बात करते हैं, अभी मैं उस पर आऊंगा। ठीक है, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। इसी तरीके से क्लोजर ऑफ अ रेगुलर लैंग्वेज इज रेगुलर। किसी भी लैंग्वेज का क्लोजर अगर करें, मतलब उस लैंग्वेज पे स्टैरिक लगा दें आप कि जीरो और मोर अकरेंस ऑफ दैट लैंग्वेज, तो वो उससे जो नई लैंग्वेज बन रही है वो भी रेगुलर। एंड तीसरी चीज क्या है? कॉन्केटेनेशन और प्रोडक्ट ऑफ अ रेगुलर लैंग्वेज इज आल्सो रेगुलर। तो ये पांच चीजें हैं। पहली चीज, अगर मैं सीक्वेंस बनाऊं तो यूनियन, फिर प्रोडक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट, फिर क्लोजर, फिर इंटरसेक्शन। तो ये पांच चीजें बड़ी सिंपल हैं, बड़ी आसान चीजें हैं, इसीलिए मैं इनको स्लाइड से करवा रहा हूँ, क्योंकि ये इतना कोई मुश्किल चीज नहीं है। ये सारी चीजें आप कहीं ना कहीं कर चुके हैं। ठीक है, मतलब यूनियन क्या है? यूनियन अभी मैं आपको दिखाऊंगा तो आप पहचान जाएंगे यूनियन अच्छे से कहते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट आप पढ़ चुके हैं। इंटरसेक्शन में सिर्फ दो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, वो आप बना लेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। यहाँ पर ये देखिए, सबसे पहले यूनियन की बात कर लें। अब देखें, इसको जरा सुकून से देख लीजिएगा। इफ एल एंड एम आर रेगुलर लैंग्वेजेस ओवर अल्फाबेट सिग्मा, सिग्मा कैन बी एनीथिंग। इफ एल एंड एम आर रेगुलर लैंग्वेजेस ओवर अल्फाबेट सिग्मा, इसका मतलब है एल भी रेगुलर लैंग्वेज हो और एम भी रेगुलर लैंग्वेज हो और सेम अल्फाबेट पे बनी हुई हो। एम भी रेगुलर लैंग्वेज हो और एल भी रेगुलर लैंग्वेज हो और सेम अल्फाबेट पे बनी हुई हो, देन एल यूनियन एम इज द लैंग्वेज दैट कंटेन्स ऑल स्ट्रिंग। अब अगर मैं आपसे कहूं इन दोनों लैंग्वेजेस का यूनियन ले, तो एल यूनियन एम जो होगी एक नई लैंग्वेज बन जाएगी, और वो सारे स्ट्रिंग को कंटेन करती होगी जो एल में भी आते होंगे, एम में भी आते होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये इस तरह की बात हो रही है कि फर्ज करें एक लैंग्वेज है ए ए बी, और दूसरी लैंग्वेज है बी ए बी बी, फर्ज कर लीजिए ऐसा कुछ है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूँ ना कि ये दो लैंग्वेजेस अलग अलग हैं तो इनका यूनियन ले लें, तो यूनियन का मतलब सिंपली क्या होता है? सबको एक साथ लिख दें। रिपीटेशन हो रही है तो एक दफा लिख दें, अदरवाइज सबको एक साथ लिख दें। तो जो नई लैंग्वेज बनेगी वो क्या होगी? ए बी बी ए बी बी। इनका कहना यह है कि जो नई लैंग्वेज बनेगी, जो नई लैंग्वेज बनेगी वो भी रेगुलर होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जरूरी नहीं है कि लैंग्वेज फाइनाइट हो, इनफाइनाइट भी हो सकती है। क्या मतलब है? ये देखिए, ये देखिए, ए ए बी, आप समझ गए होंगे कौन सी लैंग्वेज है जो ए से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और इसको मैं अगर खत्म कर दूं, और एक दूसरी लैंग्वेज है जो बी से स्टार्ट हो रही है, फर्ज कर लीजिए। अब अगर इन दो लैंग्वेज का मैं रेगुलर लूं, इन दो लैंग्वेजेस का मैं यूनियन लूं, तो इसका मतलब ये जो इसमें आते हैं और जिसमें आते हैं वो सब एक साथ लिख दो, तो वो जो नई लैंग्वेज बन रही है ना वो भी रेगुलर होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मेरी बात समझ में आ रही है सबके? बहुत आसान सी बात है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, इसको स्टैंडर्ड
कैसे लिखते हैं, जैसे मैं भी जो पढ़ा रहा था, ये तो मैं अपनी वर्डिंग में पढ़ा रहा था, अगर आप इसको स्टैंडर्ड लिखना चाहें तो आप कैसे लिख सकते हैं, यूनियन ऑफ टू रेगुलर लैंग्वेज इज रेगुलर, दैट इज सेट ऑफ रेगुलर लैंग्वेज इज क्लोज अंडर यूनियन। क्लोज अंडर यूनियन का मतलब क्या होता है, क्लोज का मतलब ये होता है कि अंदर अंडर यूनियन भी वही चीज रहेगी जो विदाउट यूनियन है। सेट ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस इज क्लोज अंडर यूनियन, इज क्लोज अंडर यूनियन, मतलब सेट ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस इज क्लोज अंडर यूनियन, मतलब यूनियन के अंडर प्रॉपर्टी इनकी क्लोज है। क्लोज का मतलब क्या है कि ये रेगुलर ही रहती है। तो मैं इसकी एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूं, ये देखें। अच्छा, इसको दो तरीकों से प्रूव कर सकते हैं आप, दो तरीकों से प्रूव कर सकते हैं, एक रेगुलर एक्सप्रेशन के जरिए कर सकते हैं और एक आप कर सकते हैं ऑटोमेटा के जरिए। देखें, इफ L1 एंड L2 आर रेगुलर एक्सप्रेशन, देयर आर रेगुलर एक्सप्रेशन ऑफ R1 एंड R2 दैट डिफाइन। देखें, ये कह रहे हैं कि L1 एंड L2 जो है रेगुलर लैंग्वेजेस हैं और उसकी कोई ना कोई रेगुलर एक्सप्रेशन होंगी। फर्ज कीजिए L1 की रेगुलर एक्सप्रेशन है, फर्ज कर लीजिए L1 की रेगुलर एक्सप्रेशन है R1 और L2 की है R2। अगर आप सिर्फ इसको देख लें कि भाई R1 कैन बी एनीथिंग, R1 एक बहुत बड़ी रेगुलर एक्सप्रेशन हो सकती है, R2 भी एक बहुत बड़ी रेगुलर एक्सप्रेशन हो सकती है, लेकिन अगर मैं इनको यूनियन करके लिख दूं तो ये ओवरऑल भी रेगुलर लैंग्वेज लग रही है नहीं लग रही, बस सिंपल ये प्रूव है इसका। जो हमने पढ़ा हुआ है कि भाई एक रेगुलर एक्सप्रेशन अलग लिखो, एक रेगुलर एक्सप्रेशन अलग लिखो, और अगर दोनों को यूनियन करके लिख दें तो उनसे जो नई लैंग्वेज बनती है वो भी रेगुलर होती है। इसका प्रूफ इसी तरह का है, ठीक है। ऑटोमेटा से देख लें, ये देखें, जो मैं सिर्फ जितना करवा रहा हूँ उस पर फोकस कीजिएगा, ठीक है। ये देखें, ये एक ऑटोमेटा है, एक ये ऑटोमेटा है, मतलब कोई लैंग्वेज, डेफिनेटली अगर ये ऑटोमेटा है तो ये कोई ना कोई लैंग्वेज होगी। अच्छा, ये स्लाइड जो है मैंने कहीं से पिक की है, तो इसमें एक चीज क्लियर कर दूं मैं आपको कि ये प्लस और माइनस क्या होता है, ठीक है। तो माइनस जिस स्टेट के अंदर लिखा हुआ होता है वो इनिशियल स्टेट होती है। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको उसी फॉर्मेट में कर दूं जिस फॉर्मेट में आपने पढ़ा है अब तक, तो माइनस जहां लिखा होता है वो इनिशियल स्टेट होती है, ठीक है बेटा। और जहां जहां प्लस लिखा होता है वो फाइनल होती है। हम क्या करते थे, हम एरो लगाते थे और डबल सर्किल करते थे। ये क्या है, माइनस और प्लस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये बात समझ में आ गई सबके, ठीक है। अब पता है यूनियन सिंपल वर्ड्स में क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट याद है आप लोगों को? अभी मिड टर्म दिया आप लोगों ने, आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट याद होना चाहिए, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट लेने का तरीका याद था आपको? आप यूनियन लेते थे, तो ये वही चीज है। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि ये सब चीज आप पहले पढ़ के आए। ये देखिएगा, ये हमारा एक ऑटोमेटा है, ये एक ऑटोमेटा है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में क्या बनते थे, सेट बनते थे। देखिए, अगर याद नहीं है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर याद है तो बड़ी सिंपल बात है। क्रॉस प्रोडक्ट में अगर मैं सेट बनाऊं तो P1 P2 Q1 Q2 R1 R2 6 सेट बन जाएंगे, मतलब 6 स्टेट बन जाएंगी। ऐसा ही है, सब लोग बता दीजिए ऐसा ही है। तो ये देखें P1 P2 Q1 Q2 R1 R2। अब इन्होंने इनको नए नाम दे दिए, Z1 Z2 करके नाम दे दिए। हमें पता है नेम से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पहली क्लास से ये बात कर रहे हैं कि नेम हम कुछ भी रख सकते हैं। तो P1 को इन्होंने Z का नाम दे दिया, P2 को इन्होंने Z2 का, Q1 Z3। इसी तरीके से जहां दोनों की इनिशियल स्टेट होगी वो इनिशियल स्टेट होगी। तो देखिए माइनस ये शो कर रहा है कि ये Z1 जो इनिशियल स्टेट है, P और 1 यहाँ पर है, लेकिन ये प्लस ये शो कर रहा है कि जस्ट बिकॉज ऑफ P ये फाइनल स्टेट भी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इनिशियल स्टेट वहां होती है जहां दोनों का कॉमन होता है इनिशियल स्टेट, लेकिन फाइनल स्टेट वहां वहां होती है जहां जहां किसी की भी फाइनल स्टेट आई हुई है। तो इसका मतलब है जहां जहां P होगा, जहां जहां Q होगा, जहां जहां 2 होगा, वो सब क्या होंगी, हमारी फाइनल स्टेट होंगी। तो देखें, यहां पर P है तो फाइनल, यहां पर P है तो फाइनल, यहां पर Q है तो फाइनल, यहां पर Q है तो फाइनल, यहां पर चूंकि R है तो फाइनल नहीं है, लेकिन यहां पर 2 है तो फाइनल। ये देखें, इसमें 2 फाइनल थी, तो इसमें टोटल हमारे पास 5 स्टेट फाइनल बन रही हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऐसे बन रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऐसे बन रहे हैं कि जिसमें हमारे पास 5 चीजें एक साथ आ सकती हैं। बस जहां पर R और 1 एक साथ आएगा वो फाइनल नहीं होगी, ये देखो, ठीक है। बाकी एक वेरीफाई कर लें केस कोई सा भी आप, ये देखें P1 का यूनियन ले लें। P पे स्मॉल ए कहां जा रहा है, Q पर, और 1 पर स्मॉल ए कहां जा रहा है, 2 पर, तो Q2, देखें Q2 सही है। इसी तरीके से P पे स्मॉल भी जा रहा है B पर, P पे स्मॉल भी जा रहा है P पर,
और 1 पे स्मॉल बी जा रहा है 1 पर, तो P1 ये देखें P1 सही है। तो ये इसी तरीके से सारे वेरीफाई कर सकते हैं आप, ये सारे सही हुए हैं, ठीक है। और ये देखें ये नया ऑटोमेटा है। अब अगर ये ऑटोमेटा बन गया है तो डेफिनेटली ये लैंग्वेज क्या है, रेगुलर है। ये नए क्वेश्चन की रेगुलर लैंग्वेज होगी। क्लियर हो गई बात। मतलब दो लैंग्वेजेस को जब आपने यूनियन किया तो जो लैंग्वेज बनी उसका ऑटोमेटा ये है। इज इट क्लियर? अच्छा, क्या मुझे कोई बता सकता है कि ये इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? मतलब अगर मैं आपसे पूछूं ये ऑटोमेटा जो है, ऊपर वाला ऑटोमेटा जो FA1, इसकी लैंग्वेज क्या है? जैसे मैंने पेपर में सवाल दिया था प्लेन इंग्लिश में लिखना है, तो आप में से कोई बता सकता है कि इसकी लैंग्वेज क्या है सोच के? बेटा फाइनल स्टेट क्यू है और पी है, पहले तो इसे देख लीजिए। यही तो मसला है, आप लोग फोकस नहीं करते। ये फाइनल स्टेट है और ये फाइनल स्टेट है, ये नहीं है। ठीक है, समझ गए? डबल ए नहीं होगा स्ट्रिंग के अंदर। डू नॉट कंटेन अ सब स्ट्रिंग डबल ए। क्लियर? नहीं, ए बी एक्स बेटा देखें सबसे बेहतर आंसर चाहिए होता है। ऐसे तो आप ये कहते हैं जवाब में सब लोग कि सर ये जो है ए बी पे बनी हुई है लैंग्वेज। नहीं, ये जवाब थोड़ी है। सबसे बेहतर जवाब क्या है कि डबल ए का स्ट्रिंग नहीं आ सकता। जब भी देखो, ए के बाद फौरन क्या आ रहा है? बी आ रहा है सिस्टम में रहने के लिए, और बी के बाद बी आ सकता है। लेकिन जैसे ही ए के बाद ए आया, कहाँ चला गया? ये डेड स्टेट हो गई ना, ये डेड स्टेट नहीं हो गई? समझ में आ गई बात कि डू नॉट कंटेन अ सब स्ट्रिंग डबल ए। अच्छा ये वाला क्या है? ये तो बड़ा सिंपल है। ये क्या कह रहा है? ऑड ए, ऑड ऑड ए हो गया ना बेटा। ये इवन तो यहाँ होगा, इनिशियल पे इवन होता है और नॉन इन, सही है। तो ये ऑड नंबर ऑफ ए हो गया, ठीक है। ये ऑड नंबर ऑफ ए को एक्सेप्ट कर रहा है। क्लियर? तो इस तरीके से पहचानते हैं। और तरीका क्या है? और तरीका ये है, सर आप स्ट्रिंग लिखना शुरू करें। देखें आपने सबसे पहले लिखा एप्सिलॉन, ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने लिखा सर एप्सिलॉन, देखें आपने लिखा सर एप्सिलॉन, हो गया सर एक्सेप्ट। अब बताइए सर, सर ए एक्सेप्ट हो, सर ए एक्सेप्ट हो रहा है, सर बी ए एक्सेप्ट हो रहा है, सर बी ए बी एक्सेप्ट हो रहा है, बी ए बी बी एक्सेप्ट हो रहा है सर, सर बी ए बी ए एक्सेप्ट हो रहा है, सर बी ए बी ए एक्सेप्ट हो रहा है, सर बी बी ए बी ए एक्सेप्ट हो रहा है। कहीं पर भी आपको ना क्या नहीं मिल रहा, डबल है। तो आप बस आप इस तरीके से गैस कर सकते हैं। डेफिनेटली आप पहली क्लास में तो है नहीं कि आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़े। तो अब इतने से के बाद भी आपको आइडिया हो सकता है कि सर हर चीज़ हो रही है। ए पे एंड भी हो रहा है, ए से स्टार्ट भी हो सकता है देखें, और ए पे एंड भी हो सकता है। मतलब क्या है सर, ए भी हो सकता है। लेकिन सर ये नहीं हो रहा कि दो ए एक साथ आ जाए। बस सिंपल सर इसका मतलब ये है कि ये दो ए को एक्सेप्ट नहीं करता एक साथ, जहां आ जाए उनको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है भाई? अच्छा जी, अब देखें दूसरी प्रॉपर्टी क्या है। अच्छा, अब जो प्रॉपर्टीज है ना वो बड़ी सिंपल है, तो मैं सिर्फ इसको एक इंट्रोडक्शन दूंगा। क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ अ रेगुलर लैंग्वेज, कॉम्प्लीमेंट। इफ एल इज अ रेगुलर लैंग्वेज देन एल डैश इज ऑल्सो अ रेगुलर लैंग्वेज। मतलब अगर कोई लैंग्वेज रेगुलर है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी रेगुलर होता है। अगर कोई लैंग्वेज रेगुलर है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी क्या होता है, रेगुलर होता है। सिंपल। कॉम्प्लीमेंट बनाना याद है किसी को? अगर कोई लैंग्वेज रेगुलर है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी रेगुलर होता है। कॉम्प्लीमेंट याद है किसी को कि कैसे बनता था? थोड़ा सा बता दें अगर याद है तो।
नहीं बेटा ऐसा नहीं करते थे, जो नॉन फाइनल होती थी। नहीं नहीं यार, मतलब वो तो आप लोग वो बता रहे हैं ना, जो नॉन फाइनल होती थी उसे फाइनल कर दिया करते थे, और जो फाइनल होती थी उन्हें नॉन फाइनल कर दिया करते थे, ऐसा ही है। जो नॉन फाइनल होती थी उसे फाइनल कर दिया करते थे, और जो फाइनल होती थी उसे नॉन फाइनल। इनिशियल स्टेट अपनी जगह पर रहती थी। जरा मैं एक पहले सेशन की अटेंडेंस ले रहा हूँ, मुझे बताएं। दानियल मौजूद है, अक्सा मौजूद है, रिमशा मौजूद है, तैयाब मौजूद है, तैयाब। शहरियार अली मौजूद है, अरीबा सिद्दीकी मौजूद है, अरीबा सिद्दीकी मौजूद है, मोहम्मद उवैस मौजूद है, सैयदा मरियम तो है ही नहीं, ठीक है। जोरेज मौजूद है, जोरेज। सैयद इबादुल्ला मौजूद है, मोहम्मद बिलाल खान मौजूद है, मोहम्मद उस्मान गनी तो है ही नहीं। जिशान यासीन मौजूद है, जिशान यासीन। मोहसिन अली मौजूद है, महद मौजूद है, महद। मोहम्मद वसीम मौजूद है, यासिर मुख्तार भी हैं। मंसूर मौजूद है, मंसूर, मंसूर। रोशनी, राबिया, अलीना, ताहा मुनीब मौजूद है। अलीना थी क्लास में अभी, अलीना मुश्ताक, ठीक है। ताहा मौजूद है, ताहा मौजूद नहीं है। असरा मौजूद है, अनस भी होंगे, अनस, मंसूर, अनस मौजूद है, अनस, हारिस, जवेरिया एंड जवेरिया, फरवा, फरवा मौजूद है, जवेरिया हसन मौजूद है, मोहम्मद दानियल, मोहम्मद साद, सकलैन, खान कैसर, जैन, ठीक है। ये लोग मौजूद नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड वाली जो डायग्राम है वो ओरिजिनल लैंग्वेज है, और मैं आपको बता चुका हूँ जो लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट होता है वो भी रेगुलर होता है। और लेने का तरीका क्या है कि आप ओरिजिनल लैंग्वेज का ऑटोमेटा बनाइए, और उसके बाद जो नॉन फाइनल है उन्हें फाइनल कर दीजिए, और जो फाइनल है उन्हें नॉन फाइनल कर दीजिए। इनिशियल स्टेट अपनी जगह पर रहेगी। तो देखिए सेम ऑटोमेटा कॉपी हुआ हुआ है, जिनको याद नहीं है या याद है तो वो एक दफा देख लीजिए। सेम ऑटोमेटा कॉपी हुआ हुआ है, सिर्फ फाइनल स्टेट जहां थी वहां नॉन फाइनल हो गई है। देखिए यहाँ 3 जगह पे प्लस लिखा हुआ है, इन तीनों में प्लस नहीं है। यहाँ पर 3 जगह पे प्लस नहीं है, यहाँ 3 जगह पे प्लस कर दिया। ये 3 जगह पे फाइनल स्टेट नहीं थी, यहाँ पर 3 जगह पे आ गई। यहाँ फाइनल थी तो ये नॉन फाइनल हो गई, यहाँ नॉन फाइनल थी, ये फाइनल हो गई। पूरा ऑटोमेटा सेम है। क्लियर? सही है बेटा। तो फिर ये हो गई हमारी दूसरी प्रॉपर्टी भी। तीसरी और चौथी प्रॉपर्टी तो बड़ी सिंपल है, बस इंटरसेक्शन वाली पे थोड़ा फोकस करना है हम लोगों ने। ये देखें, ये इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी आ गई। अब इंटरसेक्शन ना होता क्या है बेसिकली, इंटरसेक्शन इज लाइक if L1 and L2 are regular languages, then L1 intersection L2 is also a regular language, that is set of regular languages close under intersection। देखें इसको लिखने का तरीका यहाँ पर भी देख लें। ये देखें, if L is a regular language then L prime is also a regular language, that is the set of regular languages close under complementation। ठीक है, मतलब क्लोज अंडर कॉम्प्लीमेंट, इसी तरीके से क्लोज अंडर इंटरसेक्शन। ये देखें, सेट ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस इज क्लोज अंडर इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन क्या होता है, देखें इंटरसेक्शन निकालने का तरीका क्या है।
एक तरीका ये आप इंटरसेक्शन डायरेक्ट निकाल लें, लेकिन ऑटोमेटा में आपको नहीं पता कि कॉमन कैसे लेते हैं। तो आपको पता है कि कॉमन लेने के लिए आप कोई एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं डी मॉर्गन्स लॉ की। डी मॉर्गन्स में आपको बताया गया था कि यूनियन और कॉम्प्लीमेंट यूज करके आप इंटरसेक्शन ले सकते हैं। अगर आपको याद हो ये बात, ये देखें, ये चीज, ये यूनियन या प्लस एक ही बात है। देखें ये चीज इसके इक्विवेलेंट है। अब मैं यहाँ प्रूव करने के लिए तो नहीं बैठा हुआ, लेकिन डी मॉर्गन्स लॉ ये कहता है कि L1 इंटरसेक्शन L2 इज इक्वल टू L1 प्राइम यूनियन L2 प्राइम होल प्राइम, मतलब होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये चीज जो है अगर आप कर लें, ये चीज अगर आप कर लें, थोड़ा टाइम है, मतलब टाइम लगता है इसमें, लेकिन आप इंटरसेक्शन ले सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टेप्स देख लीजिए, अगर चाहें तो लिख भी लीजिए। सबसे पहले आप L1 का प्राइम लेंगे, फिर आप L2 का प्राइम लेंगे, फिर आप L1 प्राइम और L2 प्राइम का यूनियन लेंगे। और जब आप ये काम कर लेंगे तो L1 प्राइम प्लस L2 प्राइम की जो नई लैंग्वेज बन रही होगी उसका भी आप क्या ले लेंगे, कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। तो ये थोड़े से ज्यादा स्टेप्स हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आप एक काम को डायरेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि हो नहीं सकता वो इसमें। ये देखें, सबसे आपने L1 का प्राइम लिया, फिर आपने L2 का प्राइम लिया, फिर आपने इन दोनों का यूनियन लिया, और जो लैंग्वेज बनी उसको आपने क्या कर लिया, कॉम्प्लीमेंट कर लिया। इज इट क्लियर? तो सिंपल सी बात क्या है, सिंपल सी बात क्या है, लॉजिक ये कहती है कि L1 प्राइम L1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन L2 कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेने का मतलब ये है कि दिस इंप्लाइज दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल वर्ड्स दैट आर नॉट इधर L1 और L2 प्राइम, एज L1 एंड L2 आर रेगुलर लैंग्वेजेस, सो L1 एंड L2। बस ये सिंपल सी बात है, इस लॉजिक से कर रहे हैं। तो मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको, और फिर जो है ये देख लीजिए। एक मिनट देते हैं मुझे। ये देखें, ये एक ऑटोमेटा है, ये दूसरा ऑटोमेटा है। मतलब ऑटोमेटा का मतलब है ये एक लैंग्वेज है, दूसरी लैंग्वेज है। सबसे पहला हमारा स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, कि हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। ठीक है बेटा, सबसे पहला स्टेप क्या है, हम इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो देखें, और से देख लीजिए, अगेन मैंने इसलिए ये सारी चीजें स्लाइड से इसलिए करवाई हैं क्योंकि इसमें बड़ी सिंपल सी चीजें हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं क्वेश्चन पढ़ के नहीं करवा रहा, नया क्वेश्चन नहीं करवा रहा, मैं सिर्फ उन चीजों को मर्ज करवा रहा हूँ। तो ये देखें, ये ऑटोमेटा है, इसका कॉम्प्लीमेंट जब लिया तो ये आ गया। देखें, ये नॉन फाइनल थी तो ये दोनों फाइनल हो गई, और ये जो है फाइनल थी तो ये क्या हो गई, नॉन फाइनल। अच्छा, नेम इन्होंने असाइन कर दिए, वो इसलिए क्योंकि ये x2 है, यहाँ लिखना भूल गए, ये x2 है, इसलिए क्योंकि जब आप यूनियन लेंगे तो आपको नेम्स चाहिए होंगे, तो ये इन्होंने नेम में असाइन कर दी। इसी तरीके से इसको देख लें, ये फाइनल थी तो यहाँ नॉन फाइनल हो गई, ये नॉन फाइनल थी तो यहाँ पर फाइनल हो गई। ये आपने क्या किया, इन दोनों को ऑटोमेटिक ले लिया। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा, जब हम दोनों का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा, यूनियन ले लेते हैं। ठीक है, तो यूनियन अभी हमने पहले पढ़ा है, तो हम अगेन अगर आप कहेंगे तो मैं आपको एक एक स्टेप समझा दूंगा, लेकिन आई बिलीव कि यूनियन लेने का अलग से कोई फायदा नहीं है। इन्होंने यूनियन लिया हुआ है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं एक चीज समझा दूं, स्लाइड में ना एक चीज मिसिंग है। ये देखिए, यही चीज है मेरे ख्याल से, हाँ यही है। बस क्या मिस है मैं आपको बता देता हूँ कि ये इन्होंने लिया यूनियन, गौर से देखिएगा, यही डायग्राम है जो पीछे थी, बिल्कुल यही डायग्राम है ना, इसका इन्होंने यूनियन ले लिया। वेरीफाई कर लीजिए कि यूनियन सही हुआ हुआ नहीं हुआ हुआ। P1, P1, और क्या होना चाहिए था, इसको इनिशियल के साथ फाइनल भी होना चाहिए था। P1 को इनिशियल के साथ साथ फाइनल भी होना चाहिए, यस और नो। P1 के कॉम्बिनेशन को इनिशियल के साथ फाइनल भी होना चाहिए अगर हम यूनियन ले रहे हैं तो। यहाँ क्या हुआ है, सिर्फ इनिशियल है, फाइनल नहीं है, सिर्फ इनिशियल है, फाइनल नहीं है। इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए P2, तो P2 के कॉम्बिनेशन को फाइनल नहीं होना चाहिए ना, P2 के कॉम्बिनेशन को फाइनल नहीं होना चाहिए, ऐसा ही है। लेकिन यहां पर इन्होंने फाइनल किया हुआ है, फाइनल नहीं किया हुआ।
अच्छा, P1 P2 Q1 Q2 Q2। P, 1 Z1 इनिशियल तो ये हो गई। अब इसको फाइनल इन्होंने इंटरसेक्शन डायरेक्ट बनाया हुआ है। अच्छा, इन्होंने डायरेक्ट इंटरसेक्शन बना दिया, बीच में यूनियन के बाद इन्होंने इसका कॉम्प्लीमेंट भी ले लिया डायरेक्ट। अच्छा खैर, आप इसकी सिर्फ ट्रांजिशन देख लीजिए, फाइनल स्टेट की पोजीशन अभी डिसाइड कर लेते हैं। ये देखिए, पहले सिर्फ ट्रांजिशन वेरीफाई कर लीजिए, फाइनल स्टेट हम बाद में डिसाइड कर लेंगे। तो P1 आ गया, सही है। P1 पे P जा रहा है Q पर और 1 जा रहा है 2 पर, तो Q2 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से P1 पर B जा रहा है P पर और 1 जा रहा है B पर, तो ये हो गया P1। ये सारी चीजें सही हैं। अब अगर हम फाइनल स्टेट की बात करें तो उसको हम वेरीफाई कर लेते हैं कि इन्होंने शायद स्लाइड में मिस्टेक हुई हुई है। यहाँ फाइनल होना चाहिए, फर्ज कर लीजिए कि हम सिर्फ यूनियन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ फाइनल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ फाइनल होना चाहिए। फिर तरीके से आगे बढ़े तो P, 2 पे फाइनल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। P, 2 पे फाइनल नहीं है। फिर तरीके से वापस जाएं, Q, 1 पे फाइनल होना चाहिए, यहाँ नहीं है, इसमें मिस्टेक्स हैं कुछ, ठीक है। इसी तरीके से सिर्फ फाइनल स्टेट की पोजीशन डिसाइड करने में मिस्टेक्स हैं, तो हम इसको वापस वेरीफाई कर लेते हैं। ये जो आखिरी डायग्राम बनी हुई है ना बेटा, ये आखिरी डायग्राम बनी हुई है बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट हम डायरेक्ट डिसाइड कर लेते हैं। P, 1 फाइनल है तो नॉन फाइनल होगी। यहाँ पर ये P, 1 जो है उसको क्या नाम दिया उन्होंने, Z1, तो ये सही है, बिल्कुल सही, ये वाली चीज सही है, बिल्कुल ये वाली चीज बिल्कुल सही है। इसी तरीके से वापस जाइए, P, 2 P, 2 नॉन फाइनल है, इसको फाइनल होना चाहिए, इसको फाइनल कर देते हैं। P, 2 को Z2 कह रहे हैं ना, ये देखो, इसको फाइनल कर देते हैं हम लोग। इसी तरीके से हम वापस जाएं अगर, तो Q, 1 फाइनल है तो इसको नॉन फाइनल होना चाहिए। Q, 1 क्या है, Q, 1 है 3, तो ये नॉन फाइनल है, सही है। इसी तरीके से Q, 2 क्या है, नॉन फाइनल, इसको फाइनल होना चाहिए। Z4 को भी फाइनल होना चाहिए। ये कॉम्प्लीमेंट डिराइव कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसी तरीके से R, 1 फाइनल है, इसको नॉन फाइनल होना चाहिए, इसको नॉन फाइनल होना चाहिए, इसमें से हटा दें। इसी तरीके से R, 2 जो है वो क्या है, R, 2 फाइनल है, इसको भी नॉन फाइनल होना चाहिए, तो ये देखें नॉन फाइनल। तो ये दो फाइनल बनेंगे सिर्फ, आप इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। लेकिन आई बिलीव कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। जो कॉन्सेप्ट मैं देना चाह रहा हूँ वो ये देना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले आप दोनों लैंग्वेजेस का कॉम्प्लीमेंट लें, फिर उसका यूनियन करें और फिर कॉम्प्लीमेंट ले लें। क्लियर? कोई सवाल है यहाँ तक तो पूछ लीजिए। बस ये थोड़ा सा इस स्लाइड में मिस्टेक लग रही है, बाकी तो सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए। जी बेटा, बाकी सब लोग ठीक है। बाकी एंड की दो प्रॉपर्टीज ये कहती हैं कि इफ एल इज अ लैंग्वेज सो एल इज ऑल्सो एल क्लोजर इज ऑल्सो रेगुलर लैंग्वेज। मतलब किसी भी लैंग्वेज का क्लोजर ले लें तो वही लैंग्वेज बनेगी। और कॉन्कटेशन वाली लैंग्वेज भी यही कहती है कि भाई अगर आप, तो मैंने 3 इंपॉर्टेंट वाले करवा दिए, इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि जिनको हम प्रैक्टिकली समझा सकते हैं। अब ये जैसे ये कह रहे हैं कि फर्ज करें एक लैंग्वेज है L1, तो इसका क्लोजर जो होगा वो भी रेगुलर लैंग्वेज होगी, बस सिंपल। और इसी तरीके से अगर लैंग्वेज है L1 तो L1 डॉट L2, अगर दोनों को आपस में कॉन्केट करें
तो जो लैंग्वेज बनेगी वो भी रेगुलर होगी। क्यों? क्योंकि मैं आपको उस दिन भी बता चुका हूँ कि दो लैंग्वेजेस अगर कॉन्केट होती हैं तो दोनों को रेगुलर होना चाहिए। अगर वो दोनों रेगुलर होंगी तो नई लैंग्वेज भी क्या होगी, रेगुलर होगी। ये इसके 5 रूल्स हैं। तो बस सिंपल है इसमें, मतलब ज्यादा प्रैक्टिकल अगर काम की बात करें तो प्रैक्टिकली काम किसके अंदर हो सकता है, यूनियन वाले के अंदर, कॉम्प्लीमेंट वाले के अंदर और इंटरसेक्शन वाले के अंदर। ठीक है, तो ये क्लीन थ्योरम के 5 प्रॉपर्टीज हैं। ये स्लाइड्स में अपलोड कर दूंगा, आप इधर से देख लीजिएगा। ये बेसिकली क्लीन थ्योरम की 5 प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी कहलाती है क्लोज अंडर यूनियन, दूसरी प्रॉपर्टी कहलाती है क्लोज अंडर कॉम्प्लीमेंट, तीसरी प्रॉपर्टी कहलाती है क्लोज अंडर इंटरसेक्शन, चौथी कहलाती है क्लोज अंडर क्लोजर, और पांचवी कहलाती है क्लोज अंडर कॉन्केटेनेशन। ठीक है, तो ये चीज जो है, ये यहाँ तक हमने इस चीज को कर लिया। अब हम ब्रेक के बाद क्या करेंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो लीजिए 2-3 मिनट बाद दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, मतलब 5 मिनट मैक्सिमम ज्वाइन कर लीजिएगा, 9:25 तक ये मीटिंग एंड हो रही है।